हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अच्छे से आप लोग पढ़ाई लिखाई अब शुरू कर चुके होंगे क्योंकि आपके एग्जाम अब नजदीक हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है एचएपी, जिसको कि हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं, इसके टॉप 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाला हूं। और कंफर्म है कि इस 10 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, चाहे वो आप किसी भी स्टेट से हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 10 क्वेश्चन करवाऊंगा यानी कि 10 कंसेप्ट को समझाऊंगा। यहाँ 10 क्वेश्चन जो होंगे 10 अलग अलग कंसेप्ट से होंगे। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके स्टेट में जैसे एमपी में एमसीक्यू नहीं पूछा जाता है, उनके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन होगा डायरेक्ट सिर्फ आंसर नहीं करवाया जाता है। क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगा, फिर आंसर आप खुद कर पाएंगे। और उस कंसेप्ट से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कर सकेंगे। यदि शॉर्ट क्वेश्चन लिखने आ गया तो आप उतना बता दूंगा जिससे कि आप लिख देंगे। तो काफी अच्छी चीजें रहने वाली हैं। मात्र 20 से 25 मिनट में आप 10 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, याद रखिएगा। और क्वेश्चन तो आप यही जान लीजिए कि 10 क्वेश्चन से मैं कम 50 क्वेश्चन आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को बता दें कि एग्जाम नजदीक हो चुका है। बैक लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं डी फार्मा में, तो ध्यान रहे आप सभी लोग सही समय पर पढ़ाई को स्टार्ट कर लें। एकदम इंपॉर्टेंट चीजों को, पूरा सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है उनको पढ़ना शुरू कर दे, जो कि उदित फार्मेसी ऐप पर डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से मैं करवा रहा हूं फर्स्ट ईयर के बैच में। तो आप सभी लोग भी अब लाइव क्लासेस ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो साथ ही साथ आपको एग्जिट एग्जाम की भी तैयारी हम लोग वहां पर करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। द ब्लड इज प्रोपेल्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजन थ्रू। कई सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा होगा सर ये कहां से क्वेश्चन है। नहीं है, ध्यान से नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। बोला तो एक अलग कंसेप्ट है ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का है। कैसे समझना है वो मैं अभी बताता हूं। कह रहा है कि जो ब्लड आपका लंग्स में प्रोपेल होता है ऑक्सीजन के लिए, कहां से? तो पहले ये समझिए, हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो दो प्रकार का सर्कुलेशन होता है। किस चीज की सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं? ब्लड की। किसकी? ब्लड की। तो हमारे शरीर में जो रक्त का परिसंचरण है वो दो प्रकार का होता है। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, इसी पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं कि आपके हार्ट और लंग्स के बीच में जो भी सर्कुलेशन होते हैं उसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और हार्ट और बॉडी टिश्यूज के बीच में जो भी सर्कुलेशन होता है उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब हार्ट और लंग्स, देखिए लंग्स का काम क्या है? लंग्स यानी आपका फेफड़ा, इसका काम क्या है? आपका जो ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड करना, यानी ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन देगा, यानी गैसियस एक्सचेंज का साइट है लंग्स। लंग्स में एल्वियोलाई में यह काम होता है। तो यानी ब्लड के ऑक्सीडेशन करने का काम, यानी ब्लड का ऑक्सीजनेशन यानी रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? लंग्स। तो याद रखिएगा हमारा हृदय जो है ब्लड को लंग्स में भेजता है। क्यों? पहले तो इतना समझिए, हृदय हमारा लंग्स में भेजता है क्यों? ताकि वो ब्लड को प्यूरिफाई कर पाए। प्यूरिफाई करने का मतलब क्या हुआ? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकाल दे और ऑक्सीजन भर दे। ठीक, इसलिए भेजता है। फिर आपका हार्ट जो शुद्ध रक्त होगा वो हार्ट जो है पूरे बॉडी में भेज देगा। ठीक है, इस प्रकार से चलता है। अब इस सर्कुलेशन में भी ध्यान रखिएगा कि आपके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। जो आपका सबसे पहला चैम्बर है वो राइट एट्रियम है। क्या है? राइट एट्रियम है, याद रखिएगा। और ये नीचे वाला राइट वेंट्रिकल है। फिर ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ध्यान देखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो आपके बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड यानी कि खराब ब्लड बन गया, अब उस खराब ब्लड को हार्ट में भेजा जाता है। किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू। याद रखिएगा हमारे शरीर का सबसे बड़ा वेन, सबसे लार्जेस्ट वेन है तो वो कौन है? वेना कावा। तो ये वेना कावा के थ्रू जो ब्लड आता है वो कहां आता है? राइट एट्रियम में आता है। कहां आता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो ब्लड कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को प्रोपेल कर दिया जाता है ऊपर की ओर कि जाओ बेटा अब तुम साफ होके आओ, क्योंकि जो ब्लू से दिखाया गया है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये इस रक्त को अब भेजा जाएगा लंग्स में। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड आ गया लंग्स में। लंग्स में हो गया क्या? ऑक्सीजनेशन, यानी कि यहां पर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया गया, ऑक्सीजन दे दिया गया, यानी ब्लड अब क्या हो गया? प्योर हो गया। प्योर ब्लड को किससे दिखाते हैं? रेड से। अब वो ब्लड कहां आ गया? पल्मोनरी वेन में। किसमें आ गया? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से वो ब्लड कहां आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। कहां आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां आ गया ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में।
और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा ब्लड कहां चल जाएगा, ऑर्टा में, ऑर्टा, और ऑर्टा के थ्रू क्या हो जाता है, पूरे शरीर में आपके ब्लड को दे दिया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इस प्रकार से सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, और इसी सीक्वेंस में से क्वेश्चन आता है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, जो आपका लंग्स है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपका जो लंग्स है इसका काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, और हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, कहां, बॉडी टिश्यूज की ओर भी और लंग्स की ओर भी। लंग्स में क्यों भेजता है, ताकि ब्लड को प्यूरिफाई कर सके। तो सबसे पहले जो ब्लड हमारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड है हार्ट में आता है, किसके द्वारा, वेना कावा के द्वारा। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम सीक्वेंस याद रहना चाहिए। वेना कावा, ये जो कि सबसे लार्जेस्ट वेन है, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा वेन क्या होता है, वेना कावा होता है। इसके बाद ब्लड में कहां आ जाता है, बॉडी में ब्लड, तो हमारे हार्ट के राइट एट्रियम वाले चेंबर में, कहां आ जाता है, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम के बाद कहां आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, उसके नीचे क्या है, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से कहता है चलो बेटा अब ऊपर, ऊपर किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहां जाता है पल्मोनरी आर्टरी से, लंग्स में, लंग्स में, और लंग्स में ब्लड क्या हो गया, प्यूरिफाई हो गया, ब्लड क्या हो गया, प्यूरिफाई हो गया। ध्यान रखिएगा, ब्लड क्या हो गया, प्यूरिफाई हो गया। प्यूरिफाई होने के बाद वो कहां चला गया, पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से वो ब्लड कहां चला गया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद ब्लड कहां चला गया, ऑर्टा में, और ऑर्टा के थ्रू ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गया। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रहना चाहिए, याद रखने के लिए, यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें याद रखनी है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो मैं यहीं पर नोटिस करा दूं। वेना कावा सबसे बड़ा वेन है हमारे बॉडी का, जो कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड को संग्रहित करके राइट एट्रियम में हार्ट को पहुंचाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाएगा कि हमारे बॉडी में जो हमारा जो राइट एट्रियम में ब्लड को लाता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कौन लाता है, तो वेना कावा लाता है। ठीक, अब आपको बात कर लेंगे कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होते हैं वो कैसे होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड टाइप के। क्यों, क्योंकि यहां से जो अशुद्ध रक्त आया था। ठीक, अब लंग्स में क्या हो गया, यहां पल्मोनरी आर्टरी में भी क्या हो गया, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और लंग्स में क्या हो गया, ब्लड प्यूरिफाई हो गया। ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद वो किस में आ गया, अब इसके नीचे जो भी होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी पल्मोनरी वेन में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और ऑर्टा जो है लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे बॉडी का, यानी हमारे बॉडी का सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, ऑर्टा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, अब आप खुद आंसर कर पाएंगे। ब्लड इज प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड मतलब होता है धकेलना, कि जाओ बेटा, प्रोपेल्ड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजन, ब्लड को ऑक्सीजन के लिए लंग्स में प्रोपेल किया गया। कहां से, तो देखिए ब्लड को जो लंग्स में प्रोपेल किया गया था, किसके किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहां से, हार्ट के राइट वेंट्रिकल वाले चैम्बर से। देखिए राइट वेंट्रिकल वाले चैम्बर से, अगर हम इसको क्लियर करके देखें, अगर हम इसको यहां पर इरेज करके देखें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको यहां पर इरेज करके देखें तो ध्यान से समझेंगे आप कंसेप्ट को, तो आप क्लियर कर पाएंगे। इतना हार्ड कंसेप्ट है, आप अगर समझ जाएंगे तो अच्छी बात होगी। ये देखिए आपका राइट वेंट्रिकल है, ध्यान से मैं दिखाता हूं, ये आपका देखिए राइट वेंट्रिकल है, मैंने बताया नीचे। राइट वेंट्रिकल से ही तो हार्ट ब्लड कहां जा रहा है, लंग्स में। तो यही क्वेश्चन है कि लंग्स में जो ब्लड को प्रोपेल किया जाता है ऑक्सीजन के लिए, कहां से, तो राइट वेंट्रिकल से। कहां से, राइट वेंट्रिकल से। तो आंसर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। बहुत बड़ा कंसेप्ट समझा दिया हूं, ध्यान से रखिएगा इस कंसेप्ट को। कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन से, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से, फिर किस प्रकार से कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, वो सारी चीजें आप समझेंगे। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आप क्लियर कर लिए। अब एक कंसेप्ट और है इसी के अंतर्गत, कि याद रखिएगा जो आर्टरी में ब्लड सर्कुलेट होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और वेन में जो सर्कुलेट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन आप एक केस देखिए कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वर्ड, जैसे पल्मोनरी वर्ड आ गया यानी लंग्स वाला है, पल्मोनरी यानी कि लंग्स वाला आर्टरी है, तो उसमें उल्टा होता है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जबकि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो याद रखिएगा आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होती है, जबकि पल्मोनरी वर्ड लग जाए तो उल्टा हो जाता है। पल्मोनरी वर्ड में, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होती हैं, और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होगा। लेकिन अगर पल्मोनरी वेन की बात कर लेंगे तो उल्टा होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो बस इतना कंसेप्ट अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया ये कंसेप्ट, यानी आपका बेसिक्स बहुत क्लियर है, बहुत मतलब क्लियर नहीं है, आपको और भी गाइडेंस की जरूरत है, पर्सनल गाइडेंस की। ये पर्सनल गाइडेंस आप लाइव क्लासेस में डायरेक्टली हैंड राइज करेंगे
और मुझसे आप पूछेंगे कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आई, ये क्यों हो रहा है, तो वो लाइव क्लासेस में आपको क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, देखिए जिसके बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, जो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, साथ में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूं कि याद रखिएगा, आप हमारा साथ निभा लीजिए। कॉलेज में आप लाखों की फीस दे चुके हैं, आप 1000-1500 में हमारे से पढ़ लीजिए, आपका नसीब बन जाएगा, कहीं कोई बैक वगैरह नहीं लगेगी, हर चीजें आपको समझा दूंगा। कॉलेज वाले डिग्री के लिए पैसा देते हैं, लेते हैं, लेकिन नॉलेज हम ही लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, मेरे से ही नहीं, कोई भी ऑनलाइन एजुकेटर आपको यहाँ पर यूट्यूब पर आजकल के जमाने में कई सारे एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं, जिनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन पा रही है, जिनसे आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें, उनसे आप पढ़िए, जरूरी है। 1000-1500 रुपए में आपका 1500 नहीं जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। और फार्मेसी फील्ड में आगे चल के एग्जिट एग्जाम देना है और आप एक अच्छे फार्मासिस्ट बनने वाले हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करना है, तो नॉलेज लेना जरूरी है, याद रखिएगा। बिना नॉलेज के आपका रजिस्ट्रेशन तक नहीं होगा, आप फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। तो अभी से जागरूक होइए। ऐसे ही 40-50% बच्चा फेल होता है, आपको भी फेल होना है, तो फिर जैसे तैसे लगे रहिए। ठीक है, चलिए। और ये जो बच्चा को ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, वो कोर्स नहीं भी लेगा, सिर्फ यूट्यूब से भी पढ़ के काम बंद कर लेगा, सही बता रहा हूं, है ना। मैं ईमानदारी से बात करता हूं, ऐसा नहीं कि मेरा कोर्स खरीदो खरीदो खरीदो, वो नहीं बात है। आपके जरूरत के अकॉर्डिंग आप देखिए, क्या आप सारी चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं। अगर 1000 रुपए 1500 रुपए के कारण आपका बैक लग जा रहा है, तो कितना परेशानी है ना। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, जैसे आपको पढ़ना है वैसे पढ़िए, मेरा काम है कंसेप्ट क्लियर करना, मैं करता चलूंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टीथ इन चाइल्ड्स माउथ इज, बच्चों के मुंह में जो दांत की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो याद रखिएगा, ये इजी सा है कि बच्चों के मुंह में कितनी होती है, 20 होती है। और एडल्ट में पूछ देगा, एडल्ट में जो आपके वयस्क मानव में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 32 होती है। अब एक डेंटल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। डेंटल फॉर्मूला यानी कि जो आपका डेंटल फॉर्मूला, याद रखिएगा, दंत सूत्र जिसको कहते हैं, चाइल्ड के लिए अलग है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, याद रखिएगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसके सीक्वेंस में आपको याद रखना है 2102 बटे 2102, ये आपका डेंटल फॉर्मूला हो गया बच्चा का। जबकि एडल्ट की बात कर लेंगे, तो आपका हो जाता है वही ICPM। ठीक है, आपको 2123 बटे 2123 ध्यान रखना है, 2123 ध्यान रखना है। ठीक है, ये एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। और क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि बच्चों में कौन सी दांत अनुपस्थित होती है, नहीं प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा, प्रीमोलर के नीचे मैंने 0 लिखा है ना, तो वो प्रीमोलर दांत नहीं होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में अग्रच्यवर्णक कहते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्ट सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ, हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं और उसी का एक पार्ट है मास्ट सेल, है ना। ब्लड में प्रेजेंट होता है, क्या कहते हैं, हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब ये मास्ट सेल हमारे बॉडी के लगभग हर जगह है। ये क्या रिलीज करता है, तो हिस्टामिन रिलीज करता है। कब, जब आपको किसी प्रकार का एलर्जेंस, कोई भी एलर्जेंस आपके बॉडी पे एनकाउंटर कर जाता है, यानी कि एलर्जी हो जाती है, तो उसके इम्यून रिस्पॉन्स में, उससे बचाने के लिए आपके शरीर में हिस्टामिन रिलीज किया जाता है, ताकि आप देखते हुए कहीं कहीं काटता कुछ है, एलर्जी होती है तो वो फूल जाता है ना, इन्फ्लामेशन हो जाता है, किस वजह से, हिस्टामिन रिलीज करने के कारण। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स का काम करता है, याद रखिएगा। मास्ट सेल क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन। ओके, नेक्स्ट है, द लिम्फेटिक टिश्यू आर कंसर्न्ड विथ, याद रखिएगा लिम्फेटिक टिश्यू में क्या क्या चीजें से कंसर्न रखता है। तो आप याद रखिएगा, लिम्फ जो आपका जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसी तरीके से पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, हमारे बॉडी में लिम्फ भी प्रवाहित होती है। ये कलरलेस फ्लूइड होता है और इसमें WBC की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें RBC नहीं पाई जाती है। ये भी ब्लड से ही बनता है, लेकिन आपका इसमें WBC का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, जो कि हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्पफुल होता है, यानी कि हमारे शरीर को बीमारियों से प्रतिरक्षित करने का काम करता है। अब इसके अंतर्गत आप जब लिम्फेटिक सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे तो अलग अलग ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि आपको मैंने लिख कर रख दिया है, आपको याद रखना है, स्प्लीन, है ना, थाइमस, बोन मैरो, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल, ये सारी चीजें लिम्फेटिक टिश्यू के अंतर्गत आती हैं। तो आंसर देख लीजिए, पेनक्रियाज होगा क्या, नहीं, क्या होगा आंसर, स्प्लीन होगा, क्या होगा, स्प्लीन होगा। ब्रेन नहीं, थायराइड नहीं, तो स्प्लीन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में स्प्लीन है, थाइमस है, बोन मैरो, लिम्फ हो, लिम्फ नोड हो या लिम्फेटिक वेसल हो, तो आपका आंसर अपने हिसाब से टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलोन इज रिलेटेड टू, कोलोन किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, यदि आपने पढ़ा होगा, तो आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको 3 भाग में बांटा गया है। इस प्रकार से आपकी आंत है, आंत में ये आउटर साइड वाला जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इनर साइड वाला जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है।
नाम से अलबात है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन काम जो एक्चुअली देखा जाए तो लंबाई किसकी ज्यादा होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट जो येलो कलर का किया हुआ इसको सीकम कहते हैं, उसके बाद यहां से यहां तक के पार्ट को आपको क्या कह देते हैं, कोलन कह देते हैं, और उसके बाद ये रेक्टम का पार्ट हो जाता है जहां पर आपका ये मलाशय कहलाता है, जहां पर मल पदार्थ जो फीकल मैटर है स्टोर होते हैं। ठीक, अब जो ये सीकम है वही पूछ रहा है कि कोलन इज रिलेटेड टू, तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का ही तो पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का ही तो पार्ट है सीकम, कोलन और रेक्टम। अब ये कोलन को भी 4 भाग में बांटा गया है, अगर ऊपर की ओर चढ़ रही है तो असेंडिंग कोलन, फिर अगर इस तरीके से हो गई है ट्रांसवर्स कोलोन, और नीचे की ओर झुक रही है तो डिसेंडिंग कोलोन, और इस तरीके से कर्व हुई है तो सिग्मोइड कोलोन। और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को भी याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 भाग में बांटा गया है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ये तीनों पार्ट किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कोलन है। और याद रखिएगा डुओडेनम का शेप पूछा जाता है, वो सी के आकार का होता है। कैसा होता है, सी के आकार का होता है। हर एक बात जो बोल रहा हूं ये अमृतवाणी है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में हर चीजें पूछी गई हैं, वही चीजें मैं बोल रहा हूं। ठीक है, पिछले 10 साल का अलग अलग स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बाद मैं इस टाइप के वीडियोस बनाता हूं। ठीक है, तो आप सभी का मतलब बहुत हेल्प होने वाला, चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं। बस इन सारे वीडियोस को सेव करके जरूर रख लीजिएगा, नहीं तो 1-2 बार देख लीजिएगा, सारी चीजें याद हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्राइटिस इज डिजीज ऑकर्स इन, नेफ्राइटिस एक डिजीज है जो कि कहां पाया जाता है, तो नेफ्रॉन कहां पाया जाता है, किडनी में। जब आप किडनी के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। एक किडनी में 10 मिलियन नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन को ही किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, जो कि ब्लड का एक तरीके से फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। जो ब्लड इधर से किडनी में जाती है और उधर से यूरिन बन के निकलती है, तो ब्लड से जो यूरिन बनने का काम करता है वो कौन करता है, ये नेफ्रॉन ही तो करता है। और नेफ्रॉन में अगर इन्फेक्शन हो गई, आइटिस वर्ड यानी इन्फेक्शन, आइटिस वर्ड मतलब इन्फेक्शन, तो नेफ्रॉन में अगर इन्फेक्शन हो गई तो नेफ्राइटिस कहला गई। तो नेफ्राइटिस जो डिजीज होगा वो किससे रिलेटेड होगा, किडनी से, क्योंकि नेफ्रॉन कहां पाया जाता है, किडनी में ही, यूरेटर, यूरेथ्रा या फिर ब्लैडर वगैरह नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर एडिसन्स डिजीज इज रिलेटेड टू, एडिसन्स डिजीज किससे रिलेटेड है, थायराइड ग्लैंड से, पैराथायराइड ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से या थाइमस ग्लैंड से। तो आपको बता दें कि आपके बॉडी में एड्रिनल, ये किडनी है, किडनी के ऊपर आपका क्या होता है, एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, याद रखिएगा। इसको कैप ऑफ किडनी भी कहते हैं, किडनी का कैप, क्योंकि किडनी के अपर सरफेस पर होता है। अब ये एड्रिनल ग्लैंड को अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं और बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और इस एड्रिनल कॉर्टेक्स से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिसकी सिक्रेशन यदि कम हो जाती है, जिसकी सिक्रेशन यदि कम हो जाती है तो उस कंडीशन को डिजीज कहते हैं। उस कंडीशन में जो डिजीज होती है उसको हम लोग एडिसन्स डिजीज कहते हैं। तो एडिसन्स डिजीज किससे रिलेटेड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड से। किससे, ये इंडोक्राइन डिसऑर्डर है एक तरीके का, यानी एड्रिनल ग्लैंड से जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला भाग है उससे जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सेक्रेशन कम हो जाता है, देन दिस सिचुएशन इज क्रिएटेड एंड इस सिचुएशन नोन एज एडिसन्स डिजीज, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिसन्स डिजीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मूवेबल बोन इन वर्टिब्रल कॉलम। देखिए कितने तह तक बात गया है कि मूवेबल बोन वर्टिब्रल कॉलम में क्या है। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है, आपका जो ये पीछे वाली रीढ़ की हड्डी है इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, और ये कई सारे छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बनी हुई है, उस हर एक हड्डी को वर्टिब्रे कहते हैं। और कितनी वर्टिब्रे होती हैं, टोटल 33 होती हैं। और उस 33 में कितने मूवेबल होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इसका कंसेप्ट कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है टोटल 33 है, और इसको अगर बोला जाए 26 भी है तो कोई गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर बच्चे में पूछा जाए तो ये चाइल्ड में, चाइल्ड कंडीशन में जब फ्यूज्ड नहीं होता, ये अनफ्यूज्ड कंडीशन में है, अनफ्यूज्ड कंडीशन। और अगर फ्यूज हो जाता है, जैसे बड़ा बड़ा होता है तो फ्यूज होता है, तो टोटल 26 ही बचता है। तो इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। जैसे देखिए आपका जो वर्टिब्रा है यानी वर्टिब्रल कॉलम है, इसको टोटल 5 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले को सर्वाइकल बांटा गया जो 7 को होता है, याद रखिएगा नंबर। उसके बाद नीचे होता है थोरेसिक वर्टिब्रा जिसमें कि 12 होते हैं टोटल, और उसके नीचे होता है लंबर वर्टिब्रा जिसमें कि 5 को होते हैं, और उसके नीचे होता है सैक्रम जो कि 5 को हड्डी से मिलकर बना होता है, 5 वर्टिब्रे से मिलकर बना होता है, फ्यूज हो जाता है एडल्ट में, और कोकिक्स से 4 से फ्यूज होकर बना होता है। आप जोड़ेंगे तो 12 7 19 5 24 5 29 4 33, टोटल 33 होता है। लेकिन एडल्ट में अगर बात कर लेंगे तो ये तो एक ही गिना जाएगा ना, अगर फ्यूज हो गया तो ये भी एक ही गिना जाएगा। तो इस तरीके से 12 7 19 5 24 2 26 ही होगा।
तो अगर ऑप्शन में 33 है तो 33 मारिए, अगर ऑप्शन में 26 है तो 26 मारिए, और दोनों ऑप्शन में नहीं देगा। अगर दोनों देगा तो आपको क्लियर कर देगा कि चाइल्ड का कंडीशन में पूछा जा रहा है या एडल्ट के कंडीशन में पूछा जाता है। आप अक्सर जान सुने होंगे कि बच्चों में हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, ऐसा नहीं कि हड्डी गायब हो जाते हैं, वो हड्डी ज्वाइंट होकर के एक हड्डी कहलाने लग जाते हैं, इसलिए बच्चों में हड्डियों की संख्या ज्यादा कही जाती है। ठीक है, अब कह रहा है मूवेबल। मूवेबल वो होगा जो फ्यूज्ड नहीं होगा, जो जुड़ा हुआ आपस में नहीं होगा, तो ये दोनों मूवेबल नहीं होते, ये फ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों जो होता है वो फ्यूज्ड नहीं होता है, ये फ्यूज्ड होता है, यानी कि मूवेबल नहीं होता। मूवेबल ये तीनों होता है। कितना है टोटल? 12 7 19 और 5 24, तो 24 गो आपका क्या हो गया? मूवेबल हो गया, और आपका जो बचा 2 गो वो अनमूवेबल हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि वो फ्यूज्ड होते हैं। तो मूवेबल बोन इन वर्टिब्रल कॉलम 24। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में टोटल वर्टिब्रे कितने होते हैं? तो आप आंसर बताइए कितना होगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में 26 देता तो सोचते हैं हम लोग 26 के बारे में भी, लेकिन आंसर अगर ऑप्शन में 33 दिया है तो 33 टिक करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय। प्रोजेस्टेरॉन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपका ओवरी होता है उसी के अंदर ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन वह प्रक्रिया कहलाती है जिसमें ओवरी से ओवम बाहर निकलते हैं, और उसमें ओवम जो बाहर निकलते हैं उसकी कई सारी प्रक्रियाएं, स्टेजेस होती हैं। जैसे सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्सरी फॉलिकल बनता है, और वो मैच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। देन वो रफ्चर्ड हो जाता है। रफ्चर्ड होता है जिससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकलती है, जिसको हम लोग ओवम कहते हैं, ये बाहर निकल जाती है। और बाहर निकलने के बाद जो बचा ये कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है, और ये इंडोक्राइन पार्ट हो जाता है, यानी कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करते हैं। तो जो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है किसके द्वारा? कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम का यही कंसेप्ट है। ओके, ये सारी चीजें आपको चैप्टर वाइज अगर पढ़ाई जाए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिनको इस तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई वो बहुत अच्छी बात है। आगे मैं कोर्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं, तो यहाँ से आप वीडियो कट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक ही गुजारिश रहेगी आप सभी लोगों से कि यदि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, समझ में आया, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट से मैं वीडियोस बनाऊं जिससे कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। और जो बच्चे कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जानकारी चाहते हैं कैसे ज्वाइन करें नहीं करें, वो आगे कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो हमारा वीडियो लेक्चर कोर्स है, इसको आप जैसे ज्वाइन करेंगे आपको कंप्लीट सिलेबस का एकदम अट्रैक्टिव वे में रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा। फिर डेली लाइव क्लासेस में भी मैं पढ़ा रहा हूं सारी चीजें, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस अभी के साथ। अभी से ही एग्जिट एग्जाम को लेकर के भी प्रिपेयर करेंगे। ई बुक, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, जिससे कि हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारी चीजें आपको दिलाई जाएंगी। और यदि आप बुक के तलाश में है, इंपॉर्टेंट बुक के तलाश में है, तो आप हमारे इस 5 बुक को भी मंगवा सकते हैं, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हमारा हार्ड कॉपी मटेरियल है, जो कि हमारे द्वारा तैयार किया गया है। इससे पिछले साल 80% से ज्यादा क्वेश्चन इस पत्ती किताब से आ गए थे, तो आपके एग्जाम में भी इस बार भी आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। सारी चीजों में अगर इंटरेस्टेड है तो कैसे करेंगे? तो प्ले स्टोर पे जाइए, देन उदित फार्मेसी को सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए, और स्टोर में जाकर के आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जैसे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का कोर्स है, सेकंड ईयर का कोर्स है, आपका फर्स्ट ईयर का गाइड है, सेकंड ईयर का गाइड है, जिस भी चीजों में इंटरेस्टेड है आप उसको ऑनलाइन कर लीजिए, बाय कर लीजिए। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, जैसे पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हो, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करेगी। आशा करते हैं कि आज का ये कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो रहा होगा, और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और आपके आगे फ्यूचर में जरूर काम आएगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।